रिकॉर्डिंग यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, पिछला क्लास हो चुका था अपना। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। फिजिक्स क्या था? फिजिक्स का डेफिनेशन पहले इंट्रो में ही हो गया, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, या ये वाला डेफिनेशन भी दे सकते हैं। एक मिनट। फिजिक्स क्या था? स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर या मैटर एनर्जी जो बोलो उनके बीच का इंटरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी था जिसको मेजर किया जा सके? नॉन फिजिकल कौन सा था जिसको मेजर न किया जा सके, जैसे लाइक विश सॉरो हेट लव ऐसा। ठीक है, फिर आगे। यूनिट्स क्या है? सबसे बेसिक एस्पेक्ट है मेजरमेंट के, जैसा कि लिखा हुआ है। तो इसमें समझाने लायक क्या है? समझाने लायक क्या है कि उनको आर्बिट्ररली मतलब रैंडमली चूज किया जाता है और दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे 1 मीटर को हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, 1 किलोमीटर को भी हर जगह। तो यूनिट वही है, 1 मीटर किलोमीटर सारा कोई यूनिट ही है। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा? 1 मीटर। अब यूनिट को ढेर सारे समय पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है। ठीक है, पहले यूनिट को कैटेगराइज कर लेते हैं दो भाग में। पहला था अपना फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मतलब बेस यूनिट। हम लोग मान के चलते हैं कि 7 बेस यूनिट है। ऐसा इंटरनेशनली साइंटिस्ट लोगों ने दिया है कि बेस यूनिट कितना है? 7। उसमें से सम यूनिट्स आर आर्बिट्ररली चोजन टू बी फंडामेंटल। कुछ यूनिट को, 7 जो यूनिट हैं उनको रैंडमली चूज किया गया है कि वो बेस यूनिट रहेंगे, और वो सारे बाकी जो यूनिट होंगे उनसे डिराइव किए जा सकेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन बनाने का उतना कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है क्या? बोल सकते हो। नहीं बोलना है तो माइक ऑफ करो, जब जरूरत होगा तो बोलना। तो हम लोग रेंडमली ऐसे 7 यूनिट्स जो होते हैं, ये 7 यूनिट जो नीचे दिखाया हुआ है, कौन कौन सा? केल्विन, मीटर, एम्पियर, सेकेंड, मोल, किलोग्राम, कैंडेला, इन सातों को बेस यूनिट लेते हैं। लेकिन सोचो, अगर बेस यूनिट नहीं रहता तो क्या होता? डिस्टेंस को कहते हैं स्पीड। स्पीड को कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बेस यूनिट पता कर ही चुके हैं, तो डिराइव्ड यूनिट इसको कहते हैं। वो यूनिट जो फंडामेंटल मतलब कि बेस यूनिट से डिराइव हो सके, उसको डिराइव्ड यूनिट। अब एग्जाम्पल में चलते हैं। अभी तक हमको इतना पता नहीं है कि वो सातों को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। मान लो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन बन रहा है। इमेजिनरी सिचुएशन बन रहा है। इसको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। थोड़ा सा मीन इरेज कर लेते हैं उसके बाद। तो अगर दो यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोई फॉर्मूला बनाया हुआ है, जैसे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही चलेगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही चलेगा ये वाला रूल। देखो इमेजिनरी केस है, मतलब कि हम लोग ऐसा मान रहे हैं, ऐसा इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वो 7 यूनिट जो फंडामेंटल होता है, मान लो कि क्वेश्चन में ही दे दिया जाए कि इमेजिनरी, तो ऐसे बनाएंगे। देखो, एक एग्जांपल सेट करेंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं जो फंडामेंटल से आते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से, और टाइम को टी से या एक्स से डिनोट करते हैं। तो इससे जो डिराइव हुआ कौन हुआ? स्पीड हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पे पहला केस। इसी फॉर्मूले को लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए, स्पीड इंटू इमेजिनरी केस में चल रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब स्पीड और टाइम के मल्टीप्लीकेशन से डिस्टेंस आया। स्पीड और टाइम के मल्टीप्लिकेशन से डिस्टेंस आया। तो इन दोनों को बोल सकते हैं प्लस माइनस, मतलब कि प्लस माइनस को छोड़कर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो ये है स्पीड और टाइम। तो इस केस में तो पहला केस 1 में ये डिराइव था, और केस 2 जो है अपना, केस 2, इसमें इसमें डिस्टेंस डिराइव्ड है क्योंकि ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आया है।
जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम, अगर यूनिफॉर्म केस है तो एम वी बाई टी लिख सकते हैं। या फिर फोर्स डिराइव्ड है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के किसी रूल से, मतलब कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, या एम इंटू वी बाई टी ऐसा कुछ है, उससे आया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है उसमें, बस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और कुछ नहीं, प्लस माइनस नहीं। तो ये तीनों को मान सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मान लो कि तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम बी टी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन अगर ऐसे तो इंटरनेशनल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन इमेजिनरी केस में हम लोग मानते हैं। तो एफ फोर्स अपना डिराइव क्वांटिटी हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सबने सुना है, सबने देखा है, 9 क्लास सबने पढ़ा। यहाँ पे वैसे ही स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों फंडामेंटल हो जाएगा और ये डिराइव हो जाएगा। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट पेयर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है, ये भी डिस्कशन हो चुका है। पहला सीजीएस सिस्टम देखा, सेंटीमीटर पर लेंथ, ग्राम पर मास, टाइम पर सेकंड। एक टाइम पे ये सिस्टम चलता था, इसको स्टैंडर्ड माना जाता था। दूसरा एफपीएस, फुट पर लेंथ, पाउंड पर मास और सेकंड पर टाइम, एफपीएस। तीसरा एमकेएस, मीटर पर लेंथ, किलोग्राम पर मास और सेकंड पर टाइम, ऐसा कुछ था। ये कुछ डिस्कशन किया होगा हमने, फिर आगे था। अब देखो वो तो इमेजिनरी केस था, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। अगर फिजिक्स में कुछ निकालेंगे, मान लो के निकाल रहे हैं, कुछ और निकाल रहे हैं, के निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, उन लोगों को निकालने के लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो था, ये 7 ही है। पहला क्या है, पहला है केल्विन टेम्परेचर के लिए, के से डिनोट करेंगे। मीटर मास के लिए ए से एम्पियर, एस से सेकेंड, मोल, केजी किलोग्राम के लिए। अब इनके लिए फिर मास के लिए एम था, बता चुके थे, कैपिटल एम। डायमेंशन के लिए, तो डायमेंशन क्या था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिख सकते हैं उसका पावर रेज करके। जैसे फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म केस है तो डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी को फिर लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, एम डी बाई टी। अब यहाँ पे ये देखो, एम डी टी टी मतलब मास, डिस्टेंस और टाइम, टाइम तीन चारों अपना ये आ रहा है इसमें, चारों अपना घुस रहा है ना इसमें, इंटरनेशनल सिस्टम वाले मतलब फंडामेंटल में। अब ये चारों फंडामेंटल, मतलब टाइम 2 बार है, तीनों बोल सकते हो, तो ये तीनों फंडामेंटल। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, राइट। मास के लिए हम कैपिटल एम, एल, टी माइनस टू, क्या हो गया, टी स्क्वायर नीचे था, ऊपर गया टी माइनस टू हो गया। डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, डिफिनीशन से पता चल रहा है। उस फंडामेंटल क्वांटिटी को, बेस क्वांटिटी को ऐसे ऐसे लिखते हैं, मास को एम लिखते हैं, लेंथ को एल लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं, कैंडेला को सी डी लिखते हैं, मोल को मोल ही लिखते हैं, एम्पियर को आई लिखते हैं, टेम्परेचर को केल्विन लिखते हैं, यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ठीक है। तो फोर्स क्या होगा अपना, डिराइव्ड क्वांटिटी मास इंटू एक्सेलरेशन, धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाएगा तुम लोग को। अब कोई भी क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, इसको सातों के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना निकला m1 l1 t-2, ठीक है। तो इसको सी डी की पावर जीरो, मतलब इसी सातों के टर्म में दुनिया का जितना भी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा, इमेजिनरी केस को हम यहाँ पे नहीं ले रहे, इमेजिनरी केस को नहीं ले रहे हैं। सातों फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में जितना भी स्टैंडर्ड डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, सबको इसी के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है, ऐसे ही बोल दे, समझ में नहीं आया, समझ में अभी आएगा। मान लो एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो इन सातों, पहला मास की पावर एक्स कुछ समथिंग होगा, मास की पावर समथिंग, एक्स वाई कुछ, एल की पावर कुछ समथिंग होगा, टी की पावर समथिंग होगा, सी डी की पावर समथिंग होगा, मोल की पावर समथिंग होगा, केल्विन की पावर समथिंग होगा। सात हो गया क्या, मास लाइन, मास टाइम, एम्पियर बच गया, एम्पियर की पावर समथिंग होगा। अगर ये सब कोई नहीं आ रहा है तो इसका पावर जीरो होके 1 हो जाएगा, सबकी पावर कुछ ना कुछ इस पर लिख सकते हैं, और जो आ रहा है उसका। अब आगे चलते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसा कुछ, ठीक है। लेंथ के लिए एम लिख रहे थे, सिंबल देखो, मास एम, याद करते चलो, याद करना ही कुछ नहीं, मास एम, लेंथ एल, टाइम टी, एम एल टी, फिर कैंडेला को सी डी लिख देते हैं। कैंडेला क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने का,
बस गड़बड़ हो गई, रेज कर लेते हैं इसको। कैंडेला, कैंडेला सी डी, एम एल टी सी डी, मास लिंक टाइम कैंडेला, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एवोगाड्रो नंबर, एम ओ एल, एम एल टी सी डी मोल अपना एम्पियर बचे, करेंट एम्पियर, ठीक है। करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं आई टी, आई से करते हैं इसको, सी डी से मतलब 6 अपना हो गया, एक टेम्परेचर बचा उसको कैपिटल के से करते हैं। तो इतना सब बताने का मतलब क्या है? इतना सब बताने का मतलब क्या है? कोई चार्ट वगैरह कुछ उनको देना था। एक सेकंड रुकिए। 7 हो गया ना? मास, लेंथ, टाइम, कैंडेला, मोल, करेंट और टेम्परेचर। देख, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टैंडर्ड होता है, इमेजिनरी कैसे डिस्कस करेंगे। डन है क्या? ठीक है। अपना थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाता है। थ्योरी थोड़ा बहुत और है इसमें। पहला चैप्टर इसी के इर्द गिर्द नाचेगा, इससे ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। ठीक है। अब 2 4 क्वेश्चन करते हैं। 2 4 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले क्लास में चार्ट वार्ट लिखवा देंगे, वो जो होता है फोर्स का, करंट का। वैसे उसको देखते हैं, अभी लिखवा देते हैं। वैसे यूनिफाइड तरीके से याद नहीं है, जो आता है मन में वो हो जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम, यूनिट एंड डायमेंशन चार्ट। देखो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, यूज करने से कभी शर्माना नहीं चाहिए। आई टी जेई एच सी वर्मा और एनसीईआरटी। एच सी बी का क्वेश्चन, हाँ एच सी वर्मा का सारा क्वेश्चन करवाएंगे हम, वही ले सकते हो। एच सी वर्मा क्वेश्चन कराएंगे हम। पहला लिखो एरिया। एनसीईआरटी तो यूनिवर्सल किताब है। एनसीईआरटी का खुद करना है, एचसी वर्मा का हम करवाएंगे, तो 2 कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी का बेस कंसेप्ट तो सारा एक ही रहता है ना, एक ही कंसेप्ट से बनता है। जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछना। ठीक है। एरिया क्या होता है अपना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। और लेंथ, ब्रेड्थ भी एक तरीके का लेंथ ही है। मान मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, आवाज मत करो, माइक ऑफ कर लो, जहाँ दिक्कत है वहाँ क्लास के लास्ट में बोलना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी एक तरीके का लेंथ ही है, उसको भी लेंथ के टर्म में भी यूज करते हैं, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो इसको एल इंटू एल लिख सकते हैं। वो ये वाला जो लिखे हैं, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे हैं, एम एल टी सी डी मोल आई के, ऐसे एक चार्ट बनवा दे रहे हैं बेसिक। तो पहला क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? डायमेंशन अपना सातों के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एल स्क्वायर है डायमेंशन, मतलब बाकी जितना है एम एल सब का पावर 0 है। एम की पावर 0 है, एल की पावर 0 है, एल की पावर तो 2 है, तो टी की पावर 0 है, बाकी सातों टर्म सबका 0 है। सिर्फ एल स्क्वायर है इसका डायमेंशन। ये क्या है? डायमेंशन। ऐसे ही आगे लिखते जाते हैं। कुछ कुछ टर्म्स स्टार्ट में अगर किसी कोई भूल गया होगा तो वो देखना, फिर आगे चैप्टर्स में आते जाएगा तो तुमको आसानी होगा। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह है, सरफेस टेंशन है, थर्मल कंडक्टिविटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो स्टार्टिंग में लगे क्या बोल दिया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। लेकिन जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, अभी बस इतना देखो तुम, ये एम एल टी से खेलो,
बाकी सब तुमको बता दिया जाएगा फॉर्मूला क्या होता है। उन लोग के बारे में अभी क्वेश्चन करने का कोई उतना मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ना ही है अभी। ठीक है। तो दूसरा है अपना, ये सबसे बेसिक है था अपना एरिया। एरिया के बाद क्या था? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट भी एक तरीके का लेंथ ही, सब सेंटीमीटर में ही नाप रहे हैं, मीटर में ही नाप रहे हैं, तो उसका क्या होगा? एल क्यूब। अब बाकी का पावर जीरो है। तीसरा लिखो। तीसरा है डेंसिटी। डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी जनरली लेते हैं मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। मास बाय वॉल्यूम। मास इंटू वॉल्यूम कितना होगा? L1। वॉल्यूम कितना है अपना? एल क्यूब है। एल की पावर -3। नीचे है तो ऊपर आएगा तो एल 1/L क्यूब है। ऊपर जाएगा एल की पावर -3। इंटू जो लिख दिया वो थोड़ा हटा ही है। क्या होगा इसका डायमेंशन? ML-3 है। बाकी जितना बचा उसका क्या होगा? पावर जीरो। ML-3 होगा इसका डायमेंशन। ML-3। चौथा लिखते हैं। लिखते जाएंगे साथ साथ में। चौथा अपना क्या है? चौथा लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का नाम सबसे सुना होगा, 1/टाइम पीरियड। एक सेकंड में कितना गोला मारा, एक टाइम पीरियड में कितना चक्कर घूमा, फ्रीक्वेंसी। 1/T। टी क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड। तो इसका क्या होगा? T⁻−1 होगा डायमेंशन। लास्ट में जो डायमेंशन लिखते जा रहे हैं, ये क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक वेव का पूरा ऑक्सीलेशन करने पे कितना टाइम लगा। और फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में कितना चक्कर घूमा, वो है। इसीलिए 1 से डिवाइड कर दी। ओके ओके। टाइम पीरियड क्या है अपना? टाइम पीरियड किसको कहते हैं? 9 10 पूरा खा के आया तुम। टाइम पीरियड किसको कहते हैं? एक ऑक्सीलेशन को लगने में, पूरा एक चक्कर लगाने में, इसी पॉइंट पे आने में दोबारा, पहले गया फिर आया उसी पॉइंट पे रेस्ट में। एक पूरा जो चक्कर लग रहा है सर, पूरा एक जो गोला बन रहा है, आधा गोला यहाँ बना, आधा गोला यहाँ बना, वो टाइम पीरियड। उसकी कितने टाइम में हुआ उसका टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम पीरियड समझ में आ गया? हाँ बोलो। नहीं आया तो ना बोलो। एक चक्कर लगाने में वेव नहीं पड़े हो। ऐसे ऐसे वेव का एक ये साइनसोइडल डायग्राम नहीं पढ़े हो? क्रेस्ट और ट्रफ, दो क्रेस्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये एक चक्कर होता है, या तो एक यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ, ऐसे। और सोचना थोड़ा सही पेस में जाने के लिए। और फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में। टाइम पीरियड क्या था इसका? मान लो कि टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में इतना टाइम पीरियड है। मतलब कि 2 सेकंड में मान लो एक चक्कर लगा रहा है। 2 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है मान लो। 2 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। एक बार 2 चक्कर लगाएगा, वही फ्रीक्वेंसी है उसका। बेसिक सिंपल भाषा में। और अगर अगर किताबी भाषा में बोला जाए, तो द पीरियड, टाइम पीरियड क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ वन साइकिल। एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगा वो। और फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ अकरेंस या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना है, वो है उसका फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है? एक चक्कर लगाने में कितना लगा। और फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मतलब कि टाइम पीरियड निकल गया अपना कि 2 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, वही एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, वही है फ्रीक्वेंसी। अब आगे चलते हैं। ये उतना डिस्कस करने वाला टॉपिक नहीं था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का भी डिफिनीशन मालूम नहीं तुम लोग को। आप ही क्या है। ठीक। चौथा था फ्रीक्वेंसी। पांचवा वेलोसिटी या स्पीड। वेक्टर में वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी स्पीड में अंतर कितने को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, वेक्टर चैप्टर में पढ़ना।
जहाँ अभी जो यहाँ पे है वहाँ कवर करते जाओ फटाफट। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद जल्दी जल्दी वेक्टर में आएंगे। लेकिन समझ में सबको आना चाहिए कि क्या होता है स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना कम से कम दूरी तय हो रहा है, वो है डिस्प्लेसमेंट। मान लो इस पॉइंट पे इससे इस पॉइंट पे जाने में कई सारे रास्ते हैं। मान लो कि एक आदमी ऐसे जा रहा है, जैसे एक सर्कल के पाथ पे जा रहा है, तो पाई आर 2 पाई आर पूरा एक सर्कल का एरिया होता है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा जो पाई आर होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं। ये ऐसे भी तो जा सकता था, तो उतना टाइम करने का है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ये कहलाया और डिस्टेंस ये शॉर्ट में। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो भी, डिस्टेंस क्या है x1, डिस्टेंस भी एक लेंथ है, टाइम नीचे है t-1, क्या होगा L t-1। दूसरा देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर स्केलर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वेक्टर में पढ़ेंगे। इसे समझ में आना चाहिए सबको। 9th क्लास में किए क्या, 10th में क्या किए, वेक्टर स्केलर में समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन को कहते हैं वेलोसिटी बाई टाइम। सेकंड, एक्सेलरेशन को कहते हैं वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन को कह रहे हैं वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी हमको पता था L t-1 है, टाइम एक और नीचे है तो L t-2, नीचे से ऊपर आया। पांचवा, छठा, एक्सेलरेशन तक हम लोग पहुंच गए हैं। एक्सेलरेशन के बाद क्या आएगा, फोर्स। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन नॉर्मल केस में क्या लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, L t2 सॉरी L t-2, तो मास से मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसको, तो क्या हो जाएगा M L t-2 फोर्स का। ये सब एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते बनाते सब जवान पे रहना चाहिए। फिर आगे इम्पल्स एक होता है, इम्पल्स। इम्पल्स ये आएगा पहली बार तुमको सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, ये बहुत दूर है। इम्पल्स का क्या होता है फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अभी के लिए याद रखो, फोर्स इनटू टाइम। सडन इम्पल्स, झटका देते हैं एक ही बार में, बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं किसी और, फोर्स इनटू टाइम होता है, तो फॉर्मूला भी ऐसे याद रखो। धीरे धीरे सवाल नहीं वाला, फोर्स इनटू टाइम, इसमें टाइम से और मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो क्या था फोर्स M L t-2 इनटू टाइम। t-2 था, ये 1 है, क्या होगा M L t-1, ये हो गया। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जो भी है नंबर देख लेना अपना। इम्पल्स के क्या बाद क्या है, वर्क या एनर्जी। वर्क और एनर्जी दोनों का एक ही होता है। क्या होता है वर्क, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक लेंथ, डिस्प्लेसमेंट की एक लेंथ है। फोर्स क्या है M L t-2, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो और एल से तो क्या हो जाएगा M L2t-2। एनर्जी का भी सेम होता है। नहीं समझ में आया तो एक बार किताब पलट के खुद से भी देखो, समझ में तो आना चाहिए। वर्क और एनर्जी के डायमेंशन से होता है, होमवर्क रहा, इसको खोज के लाओगे, नहीं समझ में आएगा हम बताएंगे, पूरा पूरी मेहनत। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं पावर। 10-12 भी बता दे रहे हैं, बाकी और बताएंगे। पावर ले लेते हैं। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। V² R, V² बाई आर या आई, सुने हो, I² या आर या V² बाई आर, सुन रहे हैं पावर, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन क्या है, पावर बराबर V² बाई आर या I²R, ये दोनों फॉर्मूला होता है। कहाँ से आता है, V बराबर आई आर से। इसमें ही V को पुट कर देते हैं आई आर, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है।
अब किसी का इतना वीक है तो देखेंगे, आगे पढ़ते चलो, फॉर्मूला याद रखते चलो, साइड में नोट करते चलो। ठीक है। वर्क बाय टाइम, पावर का क्या होता है, वर्क बाय टाइम। फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला फॉर्मूला बोल रहे हैं, बाद में एक एक का डेफिनेशन बताएंगे, बस यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर ही ऐसा है कि यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मूला है, हर जगह पे फॉर्मूला निकालना है। इमेजिनरी केस में भी फॉर्मूला निकालना है। और मेंस में क्वेश्चन श्योर शॉर्ट डायमेंशन निकालने के लिए बहुत ही आसान है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो कि फोर्स निकालना है, फोर्स का डायमेंशन मतलब कि जो यूनिट है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन सही हो, दूसरा यूनिट नहीं ले सकते। वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेट करने के लिए होते हैं। ठीक। तो पावर क्या हो गया, वर्क डन बाय टाइम। वर्क का क्या निकला अपना, ML T-2, ML2T-2, और टाइम क्या है, T। तो क्या हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो ML2T-3, ये निकल गया अपना पावर। एक दो और निकाल लेते हैं, दो कौन कौन सा निकाल लेते हैं। ठीक है, एंगल एंगल का बता देते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 9 हो गया। ओके, टेंथ वन, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, या स्ट्रेस, या स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस पढ़ेंगे आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, डिस्कशन वीडियो को देखा होगा तो याद होगा, इलास्टिसिटी में स्ट्रेस पढ़ना। लेकिन यहाँ पे प्रेशर सबको पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का क्या था याद करो, ML T-2, और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, एल पावर वन, एल पावर -1, और टी पावर -2। एल पावर -1 और टी पावर -2, यही प्रेशर का अपना हो गया। एक और देख लें, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है उसके बारे में अभी उतना जानना नहीं है, अगर किसी को पता है वेल एंड गुड, नहीं तो आगे पढ़ना ही है सब। फोर्स अपॉन लेंथ, सब एक 11th क्लास से है तो स्टार्ट से शेड्यूल्ड मैनर में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या है, ML T-2, लेंथ क्या है, फॉर्मूला अगर किसी से नहीं हो रहा है तो सब याद कर लो, एल। तो सरफेस टेंशन में क्या होगा, सरफेस टेंशन का क्या होगा, MT-2, एल से एल तो कट ही जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तीन टर्म ले रहे हैं, ये तीनों सबको याद रखना चाहिए, ये तीनों का निकालेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कोई भी है, सात छः में से साइन कॉस टेन, इसका उल्टा वाला कॉसेक, कॉट, और सेक, सेक है कॉस का। ये सारा जितना भी होता है इन सब का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ये पॉइंट नोट कर लो, दिखवा नहीं रहे हम, ये लिख लो, नो डायमेंशन, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये रूल बना लो। कोई भी डायमेंशन नहीं होता, साइन थीटा का डायमेंशन जीरो, कुछ नहीं, एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, सातों का पावर जीरो, पहला। दूसरा, दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, सर्कल है, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेस किया, और ये थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ किस पॉइंट से, पेन के कलर को कट चेंज समझाते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, तो यहाँ से कितना एंगल चले, क्लॉकवाइज में थीटा, घड़ी के सुई से थीटा ऐसे, क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ये भी याद रखना। ये कितना लेंगे, ये पॉजिटिव थीटा जा रहे हैं, प्लस थीटा, नीचे अगर जाएंगे तो निगेटिव थीटा जाएंगे, माइनस थीटा। फिजिक्स में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। एक सर्कल है, इस पॉइंट पे हम थे और इस पॉइंट पे जा रहे थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना ये थीटा, अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, इतना बात समझ में आता है। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ इंटू रेडियस। ठीक, ये मान लो कि जो लेंथ है ना, ये आर्क का कोई लेंथ होगा, पूरा का क्या होता है एरिया टू, एरिया सॉरी सरफेस, इसका पेरीमीटर जो होता है 2 पाई आर। तो ये थीटा के लिए भी कुछ होगा ना, 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर होता है। तो कोई थीटा डिग्री लिए 1 डिग्री के लिए पहले निकाल लो यूनिटरी मतलब है 2 पाई आर बाई 360। और थीटा डिग्री के लिए भी कुछ लेंथ होता होगा ना, 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, कितना कुछ लेंथ होता होगा। तो ये जो इस आर्क लेंथ है उसको एल से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि बताना था, शायद सबको पता ही होगा, कि थीटा जो होता है L/R होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। यहाँ से थीटा का डायमेंशन बेसिकली हमको निकालना था, तो लेंथ भी एक तरीका ही है, इसको भी सेंटीमीटर में नापेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक है, इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, तो क्या हो गया, जीरो। क्या होगा मतलब n⁻0, सातों का पावर जीरो 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 जीरो, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। ये दूसरा पॉइंट, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक जितना भी है उसका डायमेंशन नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। तीसरा, जैसे देखो एनालॉजी से समझो, वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी, ओके, इरेजर, वेलोसिटी अपना क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा समझने में थोड़ा आसानी होगा, ये दो पॉइंट तो हो गया। तीसरा पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा इसे तीसरे पॉइंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एनालॉजी से, बाय एनालॉजी, एनालॉजी, जैसे वो होता है वैसे ही ये होता है, यही एनालॉजी बोल दो। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका डायमेंशन अगर जीरो ना बोलो तो m⁻0, क्या बोलते हैं, सबका पावर जीरो बोलो, L/L जीरो नहीं, वन ही लिखो इसको, m सबका पावर जीरो बोलो, डायमेंशन लेस बोलो इसको, कोई डायमेंशन नहीं है उसका, सबका पावर जीरो। एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, डायमेंशन लेस है। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, ऊपर वाला तो कोई डायमेंशन नहीं है वन, नीचे वाला टाइम टी, टी ज्यादा बड़ा हो गया, स्लाइड कर रहे हैं, टी का टी ज्यादा हो, इरेजर, टेन टी, क्या हो गया, t⁻−1, इसका डायमेंशन हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ये तीन केस हमको बताना था, सारा कुछ पिछला रिवीजन हो गया अपना। अब अगला क्लास में आगे बढ़ेंगे, सारा कुछ एकदम बेसिक से, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, यूनिट कितने तरीके के होते हैं, डायमेंशन कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से सिस्टम है, सातों स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन से हैं, अगर क्या बोलते हैं, अगर इमेजिनरी केस लिया जाए तो उसमें डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, वो वाला भी हो गया, डायमेंशन क्या होता है, सातों का MLT वाला नामकरण संस्कार भी हो गया। ठीक है, मास लेंथ टाइम ये वाला नामकरण संस्कार, अब डायमेंशन देखेंगे 13-14 चीज का, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इतना बेसिकली देख लेंगे, बाकी देखेंगे बाद में, धीरे धीरे सब फॉर्मूला देखेंगे, उसी से सारा कुछ करेंगे। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इम्पल्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। बाकी ये तीन पॉइंट ट्रिगोनोमेट्रिक जितना भी है क्वांटिटी, सबका डायमेंशन नहीं होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे फॉर्मूला, थीटा बराबर L/R, ये इस डायमेंशन लेस होता है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख लेंगे 1/t, t⁻−1 उसका डायमेंशन होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना था, नेक्स्ट लेक्चर में आगे
अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, जैसे डर लगता है नाम सुन के स्टार्ट में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, चार्ज, पोटेंशियल, इन सब के साथ फेमिलियर हो जाना एकदम अभी ही, ये भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। सेकंड लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपका, दूसरा स्टार्ट वाला लेक्चर ये था, और अगला लेक्चर और आगे आएगा। अच्छा खासा पेस चल रहा है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, उतना भी हड़बड़ाहट नहीं है, बट ठीक ठाक टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए ताकि रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।